नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण का मॉडल पेपर नंबर 10 हल करने वाले हैं। देखिएगा, हिंदी व्याकरण के टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और आपके रीट प्री एग्ज़ाम में, साथ ही रीट मेंस के लिए सीटेट है, पटवारी भर्ती है, सीईटी की जो भर्ती आती है, और इसके अलावा साथियों अन्य कोई भी भर्तियां जिसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके, सारंग का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? बादल है, सांप है, मोर है या फिर नेवला है? तो आपको यहाँ पर सारंग का अनेकार्थक शब्द बताना है। साथियों, सारंग का जो अर्थ है वो बादल, मोर या सांप से नहीं लिया जाता है, बल्कि सारंग का सही अर्थ लिया जाता है यहाँ पर नेवले से। नेवला एक पर्यायवाची है, ठीक है। नेवला जो शब्द है इसका ही एक पर्यायवाची है सारंग शब्द। तो पहले प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्रमधारे समास नहीं है। शुभागमन, गुरु दक्षिणा, नीलोत्पल और चंद्रमुख। तो इनमें से जिस विकल्प में क्रमधारय समास नहीं है वो देखिएगा। विकल्पों को देखें तो शुभागमन, शुभ है जिसका आगमन, क्रमधारय समास का उदाहरण है ये। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल मतलब किससे? कमल से लिया जाता है साथियों, तो बिल्कुल ये भी क्रमधारय है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पर भी तुलना की जा रही है, ये भी क्रमधारय है। लेकिन गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये आपके क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है, बल्कि गुरु दक्षिणा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, क्योंकि संप्रदान तत्पुरुष जो समास है इसका कारक चिन्ह क्या है? के लिए, और बिल्कुल यहाँ पर गुरु के लिए दक्षिणा, तो बिल्कुल संप्रदान तत्पुरुष का ये उदाहरण है। दूसरे प्रश्न में दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, सच्चिदानंद शब्द में संधि है कौन सी? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या अपवाद है संधियों का? तो देखो, हम इसका एक तरह से संधि विच्छेद करें तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चित, सच्चित प्लस आनंद, सच्चित प्लस आनंद बराबर शब्द बनेगा सच्चिदानंद। तो ये फिर एक, यह व्यंजन का मेल हो रहा है साथियों स्वर से, और जहाँ व्यंजन का स्वर से मेल होता है वो कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। तो तीसरे प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। प्रश्न नंबर 4 है, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है काना होना, समान भाव से देखना, अधूरा उपकार करना या फिर कपट भरा व्यवहार करना। तो देखो, एक आंख से देखना, एक आंख से देखने का मतलब होता है कि सभी जो है उससे, सभी से एक जैसा भाव रखना, तो बिल्कुल सभी से एक जैसा व्यवहार करना या समान भाव से देखना, बिल्कुल ये एक आंख से देखना इस मुहावरे का सटीक अर्थ बैठता है। तो प्रश्न नंबर 4 में भी आपके दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? विकल्प देखिएगा, तपस्विनी और वांग में, द्वंद्व और अतिथि, प्रज्वलित और क्रांति, दवाइयाँ और स्वातंत्र्य। तो देखो, सभी शब्द मतलब प्रत्येक विकल्प में 2-2 शब्द दे रखे हैं, अब दोनों के दोनों ही शुद्ध होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तपस्विनी में जो ई की मात्रा लग रही है ये गलत है, तो ये विकल्प गलत है। द्वंद्व इस प्रकार नहीं, द्वंद्व में जो बाद वाला द है उसमें भी वह लगा होना चाहिए, तो फिर ये भी गलत हो गया। फिर प्रज्वलित भी शुद्ध है और क्रांति भी शुद्ध है, बिल्कुल तीसरे विकल्प के दोनों ही शब्द शुद्ध है साथियों। बाकी दवाइयाँ तो शुद्ध लिखा हुआ है, लेकिन स्वातंत्र्य जो शब्द लिखा हुआ है, स्वतंत्र प्लस ये शब्द बनेगा स्वातंत्र्य, इसमें त्रय इस प्रकार से होगा स्वातंत्र्य, ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द आएगा स्वातंत्र्य, इस प्रकार से ये होना चाहिए, तो फिर ये भी गलत हुआ। ओनली तीसरा ही विकल्प आपके सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही है? मतलब 3 गलत है और 1 राइट है, वो 1 राइट है वही आपको देखना है। तो संग का असंग, आकाश का धरती, अवनत का नत और स्तुति का निंदा।
तो इनमें से जो युग्म आपको सही लगता है वो प्रश्न संख्या 6 में चुनिए। देखो, आकाश का धरती नहीं, आकाश का पाताल होता है। आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। ये हो गया गलत। संग का निशंग होता है, असंग नहीं होता है। अवनत का उन्नत होता है, नत नहीं होता है, ये भी गलत हुआ साथियों। स्तुति का निंदा, स्तुति का बिल्कुल निंदा सटीक अर्थ है। स्तुति का मतलब एक तरह से प्रशंसा करना और निंदा का मतलब एक तरह से बुराई करना। तो साथियों यहाँ प्रश्न संख्या 6 में जो चौथा विकल्प है यही सही युग्म है और यही आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रहार, विहार, कहार और सहार। तो इनमें से जिस विकल्प में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है वो 7वें प्रश्न में देखिएगा। तो देखो, प्रहार, प्रहार का जो विच्छेद होगा प्र प्लस हार, प्र उपसर्ग लगा हुआ है। विहार में वी प्लस हार, वी उपसर्ग लगा हुआ है। सहार में सम प्लस हार, सम उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन कहार, कहार एक मूल शब्द है साथियों, ये कोई टूटेगा नहीं, इस वजह से इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। 7वें प्रश्न में आपके तीसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। तो 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से किस शब्द में संधि व समास दोनों हैं? यज्ञशाला, स्वधर्म, जलोष्मा और पंकज। तो भाई संधि भी होना चाहिए और समास भी होना चाहिए। तो यज्ञ प्लस शाला, इसमें समास तो है लेकिन संधि नहीं है। पंकज, पंकज में साथियों अगर बात करें तो ऐसा कुछ समास नहीं है इसमें। स्वधर्म, स्व प्लस धर्म, इसमें कोई संधि नहीं है। जलोष्मा, जल प्लस उष्मा, संधि हो रही है, जलोष्मा में समास भी है। तो मित्रों बिल्कुल यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है प्रश्न नंबर 8 का, यही आपका आंसर है, क्योंकि इसमें संधि भी लगी हुई है और समास भी है। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से एक वचन बहुवचन की दृष्टि से सही नहीं है? चूहिया का चूहिया, देखो यहाँ चंद्र बिंदु लगा हुआ है बाद में। जाति का जातिया, यहाँ भी उसी प्रकार है। दुनिया का दुनिया, यहाँ भी उसी प्रकार है। और परीक्षा का परीक्षा है। तो मित्रों चूहिया, चूहिया जो है ये एक वचन है और इसका बहुवचन बनाने के लिए यह के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है तो ये बिल्कुल बहुवचन बन गया। ठीक उसी प्रकार जाति का जातिया बन जाता है, परीक्षा का परीक्षाएं बन जाता है। किंतु जो चीज एक ही होती है उसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। और दुनिया एक ही है, इसलिए दुनिया का कोई बहुवचन नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है। तो 9वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 10वां प्रश्न है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि कहलाती है? ऊसर, उपत्यका, आदित्यका या अधिपत्यका। तो देखो दो चीजें होती है, एक तो पर्वत के नीचे की समतल भूमि, ठीक है, और एक पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। तो ऊपर की समतल भूमि को आदित्यका और नीचे की समतल भूमि को जो साइड में होती है उसको उपत्यका के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ऊपर की पूछी है तो फिर आपका आंसर कौन सा सही रहेगा? आदित्यका वाला जो आंसर है यही आपका सही आंसर है। इस पे विशेष ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है इन चीजों में, एग्जाम में विशेष तौर पर ध्यान रखें। अधि, अधि मतलब यहाँ पर आपको ज्यादा करना है, अधि मतलब अधिक, अधिक ऊपर, इस प्रकार से उप से ऊपर याद नहीं रखना है ना। तीसरा विकल्प ही 10वें प्रश्न में सही रहेगा साथियों। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बचपन, शैशव, मित्रता, अपनत्व, लड़कपन, ये जो सभी शब्द हैं इनमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं, समूहवाचक संज्ञा के हैं या जातिवाचक संज्ञा के हैं? तो देखो अगर हम बात करें तो इनमें जैसे बचपन शब्द बना है बच्चा प्लस पन, शिशु प्लस शैशव, मित्र प्लस ता मित्रता, अपन अपना प्लस तो अपनत्व, लड़का प्लस पन लड़कपन। अब ये जो सभी शब्द है ये व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है, बल्कि ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। 11वें प्रश्न में आपके पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द आपको बताना है प्रश्न नंबर 12 में। जौ, अक्षत, घी या दुबला। 4 शब्द है, इनमें से सिर्फ एक ही शब्द जो है वो तत्सम है, बाकी के 3 शब्द यहाँ तत्सम नहीं है मित्रों। तो देखो तत्सम शब्द अगर हम देखें तो इसमें जो अक्षत, जो दूसरा विकल्प है ये एक तत्सम शब्द का उदाहरण है। अक्षत एक तत्सम शब्द है, इस वजह से 12वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न क्या है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 को,
निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य मतलब साधारण वाक्य देखना है। पहला विकल्प है पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। दूसरा है तुम मान जाओ अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, ये तीसरा है। और चौथा है मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब व कहाँ हुआ। तो देखो, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब व कहाँ हुआ, तो किसे वाक्य जुड़ा हुआ है, ये एक आपके मिश्र वाक्य का उदाहरण है। परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, तो दोनों अलग अलग वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तुम मान जाओ अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, एक तो ये, और एक पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। इन दोनों में से कौन सा आपको सरल वाक्य लग रहा है। 13वें प्रश्न का आंसर देखिए साथियों, तो जो पहला विकल्प है पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है साथियों। पहला विकल्प प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14, संयुक्त वाक्य कहलाता है समुच्चय द्वारा जुड़े होने पर, एक प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित वाक्य होने पर, एक ही उद्देश्य व एक विधेय होने पर, और एक क्रिया होने पर। तो देखो, एक ही उद्देश्य और एक विधेय है तो वो तो एक साधारण वाक्य है। अब पहला, दूसरा या चौथा, एक क्रिया होने पर ये भी गलत, पहला या दूसरा। तो मित्रों संयुक्त वाक्य जो है ये समुच्चय द्वारा जुड़े हो जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यहाँ एक प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं, न कि संयुक्त वाक्य। तो इस वजह से दूसरा विकल्प भी गलत है, पहला ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, सुनील घर गया होगा वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भूतकाल या हेतु हेतुमत भूतकाल। तो देखो, सुनील घर गया होगा, यहाँ पर सामान्य और हेतु हेतुमत को तो हम एक तरफ कर सकते हैं। हेतु हेतुमत में तो कोई क्रिया दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है। अब मित्रों, घर गया होगा, हमको ये नहीं पता है कि कब गया और कितनी देर हो चुकी है इत्यादि, इन चीज़ों के बारे में हमें इस वाक्य से पता नहीं लग रहा है, और उसके जाने पर भी हमें क्या है, संदेह है। इस वजह से ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा मित्रों। 15वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपके सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। तो 16वां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, नारीत्व, देवत्व, प्यारा और हरियाली। तो इनमें से जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो 16वें प्रश्न में देखिएगा। देखो, हरियाली एक भाववाचक संज्ञा है, देवत्व एक भाववाचक संज्ञा है, नारीत्व भी एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये जो प्यारा शब्द है ये बना है प्यार से। प्यार एक भाववाचक संज्ञा है, किंतु प्यारा शब्द भाववाचक नहीं है, बल्कि ये विशेषण में चला जाता है। किस में चला जाता है प्यारा शब्द? विशेषण में। तो ये एक विशेषण है, न कि भाववाचक संज्ञा। 16वें प्रश्न का तीसरा विकल्प आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, महात्मा गांधी सदैव सत्य बोलते थे, वह बाजार जाता है, रमेश ने गीत गाया है और वर्षा खेल रही थी। तो सामान्य वर्तमान काल का आपको उदाहरण प्रश्न नंबर 17 में देखना है। देखो, सामान्य वर्तमान काल अगर हम देखें तो वर्षा खेल रही थी, मतलब भूतकाल की बात हो चुकी है ये तो ये आपका आंसर नहीं। रमेश ने गीत गाया है मतलब गा लिया, ये भी भूतकाल में चला गया। वह बाजार जाता है मतलब अब ये वर्तमान की बात आ चुकी है। और महात्मा गांधी सदैव सत्य बोलते थे, ये भी भूतकाल में चला गया। तो मित्रों दूसरा ही विकल्प जो है ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। 17वें प्रश्न का दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, योजक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। योजक चिन्ह देखना है। पहला विकल्प, हाय अब मैं क्या करूं। दूसरा, यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता। तीसरा, भरत सा भाई, यशोदा सी माता, और उसकी पुस्तक किसने ली। तो देखो, इसमें तो प्रश्नवाचक वाक्य है, और तीसरा जो विकल्प है बिल्कुल इसमें क्या लगा हुआ है, ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो तीसरा विकल्प आपके 18वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न पूछ रहा है, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है फांसी की सजा देना, अत्यधिक मर्म स्पर्शी रचना करना, कलम को बीच में से तोड़ देना और सभी। तो देखो, कलम तोड़ना यूँ थोड़ी एक भाई कलम को बीच में से तोड़ देना। मुहावरे का मतलब डायरेक्टली अर्थ वो नहीं होता है।
उसका अलग अर्थ निकाला जाता है। तो तीसरा गलत तो चौथा भी गलत, पहला या दूसरा। मित्रों 19वें प्रश्न का आंसर देखें, कलम तोड़ना जो मुहावरा है इसका सही अर्थ है अत्यधिक मर्म स्पर्शी रचना करना, कलम तोड़ना कहलाता है। दूसरा विकल्प आपके 19वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 है, हथेली पर दही नहीं जमता लोकोक्ति का अर्थ है कार्य प्रारंभ करते ही बाधा उत्पन्न होना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, कम खर्च में अच्छा कार्य करना, कार्य के अनुसार समय भी लगता है। तो देखो कई बार इस कहावत को या लोकोक्ति को आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुनना जरूरी है क्योंकि ऐसी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। हथेली पर दही नहीं जमता, तो हर चीज को होने में साथियों समय लगता है कार्य के अनुसार। बिल्कुल चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है। अब हम प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ने वाले हैं। 21 है, जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं, वाक्य रचना की दृष्टि से किस प्रकार का है, साधारण, संयुक्त, मिश्र या इनमें से सभी। तो देखो एक ही वाक्य है, सारे सभी तरह का तो होगा नहीं। तो जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं, जो से अगर वाक्य चालू हो रहा है और वो बाद में उसके ऊपर एक आश्रित वाक्य है तो बिल्कुल 100% वो मिश्र वाक्य में जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। 21वें प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे। 22 है, शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, क्योंकि वह समय पर नहीं गया। वाक्य में उपवाक्य का प्रकार है। तो भाई शाम, शाम एक व्यक्ति का नाम है ये, ठीक है ना। शाम वो नहीं है कि भाई जो शाम ढल रही है वो नहीं, एक व्यक्ति का नाम है ये। तो ये जो वाक्य है ये संज्ञा आश्रित वाक्य इसमें लगा हुआ है, विशेषण आश्रित वाक्य लगा हुआ है, क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य लगा हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, ये एक क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य का उदाहरण है। ये मिश्र वाक्य के भेद होते हैं। तीसरा विकल्प आपके 22 में सही है। 23 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 23वां प्रश्न देखते हैं, वचन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है दवाइयाँ, श्रीमती, व्यवहारिक और उपरोक्त। तो देखो वचन की दृष्टि से देखना है। अब ये जो शब्द शुद्धि होती है इसमें भी कई सारी चीजें चलती है। जैसे लिंग की दृष्टि से अशुद्ध होती है कई सारी चीजें, वचन की दृष्टि से होती है, वर्तनी की दृष्टि से होती है, संधि समास की दृष्टि से होती है, उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से होती है, कारक की दृष्टि से होती है, लोकोक्ति मुहावरे की दृष्टि से होती है, बहुत सारी चीजें होती है साथियों। यहाँ पर आपको वचन की दृष्टि से देखना है। तो व्यावहारिक तो प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है, उपयुक्त ऊपरी प्लस उक्त ये संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। अब श्रीमती या दवाइयाँ, मित्रों ये जो दवाइयाँ शब्द है भाई हम दवाई को इस प्रकार से लिखते हैं, ये एक वचन शब्द है, लेकिन जब हम इसमें इया प्रत्यय लगा देते हैं, ये वाला इया प्रत्यय, तो दवाइयाँ इस प्रकार से लिखी जाती है बहुवचन बनाने पर, लेकिन इसमें बड़ी ई लगी हुई है, तो ये वचन की दृष्टि से अशुद्ध है। 23वें प्रश्न में पहला विकल्प आपका आंसर होगा। 24 की तरफ बढ़ेंगे। 24वां सेकंड लास्ट प्रश्न है मित्रों, एक ही आयु से संबंधित वाक्यांश के लिए एकल शब्द होगा समवयस्क, समसामयिक, समकालीन और समदर्शी। तो देखो एक ही आयु से संबंधित तो लगभग हम उम्र होना चाहिए इसमें, लेकिन विकल्प में वो नहीं है। तो फिर हम कौन से विकल्प पे जाएंगे, विकल्पों के अनुसार फिर हम समवयस्क पे जाएंगे साथियों। हालांकि समवयस्क मतलब जो एक ही आयु के जो जवान होते हैं उसके लिए किया जाता है इस शब्द का प्रयोग, किंतु विकल्पों को देखते हुए हम पहले विकल्प पे ही जाएंगे। अब आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। 25वां प्रश्न है, अशुद्ध विलोम युग्म है अवर का प्रवर, जय का विजय, तृष्णा का वितृष्णा और शर का अक्षर। तो देखो अशुद्ध विलोम अगर हम देखें तो शर का विलोम अक्षर होता है, तृष्णा का वितृष्णा होता है, अवर का विलोम प्रवर होता है, किंतु जय का विजय, जय और विजय तो एक ही चीज है, विलोम तो उल्टा होता है ना। तो जय का विलोम होना चाहिए पराजय, क्या होना चाहिए, पराजय, न कि विजय। तो 25वें प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है ये अशुद्ध विलोम युग्म है और यही आपका आंसर है। आज के अंतिम प्रश्न में दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। ये आपके हिंदी व्याकरण का 10वां टेस्ट कंप्लीट होता है। कोशिश रहती है कि भाई रेगुलर टेस्ट दूं, लेकिन कुछ कारणवश रेगुलर टेस्ट नहीं डाल पा रहा हूं, लेकिन साथियों आगे से बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी कि आपको रेगुलर टेस्ट यहां पर प्रोवाइड करवाए जाए सभी सब्जेक्ट के।
मिलेंगे मित्रों जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक शेयर जरूर करिएगा।